मगर जो इतना सरल होकर भी, मतलब हम जिस चीज को समझते हैं कि बहुत अ, पेचीदा भी है और सरल भी है एट द सेम टाइम, कि हम पढ़ने को किस तरीके से समझते हैं, हाउ डू वी अंडरस्टैंड रीडिंग। तो मैं कुछ, ये सेशन 4 भागों में डिवाइडेड है, जिसमें हम शुरुआत करेंगे कि हाउ डू वी रीड, एंड सेकंड पार्ट है जिसका जिसके अंदर हम बात करेंगे कि हम जाति किस तरीके से लिटरेचर में पढ़ सकते हैं, या किस तरीके से हमें जाति या किसी भी तरीके का ऑप्रेसिव स्ट्रक्चर हमें लिटरेरी टेक्स्ट में किस तरीके से लोकेट करें। तीसरा भाग है कि कुछ मेरे अपने एक्सपीरियंसेस, मैंने बहुत मेरे 2 बुक रिव्यूज शायद आप सभी के साथ शेयर किए गए हैं, जिसमें से एक है राइटिंग फ्रॉम द सॉलिटरी, जो कि एक एंथोलॉजी है, यानी कि कई लेखकों ने एक साथ जुड़कर उसके अंदर अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखा है, अकेलेपन के एक्सपीरियंसेस के बारे में। और दूसरा फॉरबिडन डिजायर, सिंधु राजाशेखरन जी की किताब है, जो कि जिसका टाइटल है फॉरबिडन डिजायर, हाउ द ब्रिटिश स्टोल इंडिया स्क्वायर पास। सो ये दोनों टेक्स्ट आप सभी के साथ शेयर किए गए हैं। आप सभी ने बहुत गहराई से नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, कोई उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मोस्टली मैं कुछ सवाल इन्हीं बुक रिव्यूज के थ्रू, या जो मेरा प्रोसेस रहा था जब मैं ये बुक रिव्यूज लिख रही थी, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप सभी के लिए थोड़ा बहुत वो, लाइक आपको आइडिया दे पाऊं कि किस बारे में है वो बुक रिव्यू। तीसरा पार्ट जिसके बारे में मैंने बात किया कि कुछ सवाल मैंने अपने जहन में रखे हैं, शायद शुरुआत से रहे हैं, आप सभी के मन में भी कुछ सवाल आते होंगे जब आप किताबें पढ़ते हैं या फिर अपने आसपास चीजें देखते हैं। तो आप उन्हीं सवालों को किस तरीके से चैनलाइज कर कर किताब ज्यादा, मैं ये नहीं बोलूंगी ज्यादा गहराई से, बल्कि आप कुछ सवाल जो कि बहुत जरूरी सवाल हैं, जो हम नहीं पूछ पाते हैं एक किताब से, हम किस तरीके से उसको सेंटर में रख के, उन सवालों को सेंटर में रख के किताब को पढ़ सकते हैं। चौथा भाग, जो कि आखिरी भाग है, इसके अंदर हम एक लेखक, एक लाइब्रेरियन होने के नाते, एक रीडर होने के नाते, जो पूरा लिंक है, हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करें। तो मैं अभी शुरुआत करना चाहूंगी अपनी स्क्रीन शेयर करके सबसे पहले तो। और इसी बीच में आप सभी के कोई भी सवाल, या किसी को भाषा का किसी भी तरीके का परेशानी आए, तो आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप आई थिंक रेजिंग हैंड वाला ऑप्शन जो गूगल मीट में यूजुअली होता है, मेरे हिसाब से जूम में भी होगा, आप किसी भी मौके पर मुझे रोक सकते हैं, किसी चीज को आपको रिव्यू करना है। ये पूरा सत्र लेक्चर के फॉर्म में नहीं है, ये पूरा का पूरा सत्र बहुत इंटरैक्टिव है। तो मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगी कि आप चैट बॉक्स का भरपूर इस्तेमाल करें, और कोशिश करें कि आप इन्हीं, लाइक जो जो सवाल आते जा रहे हैं, आप उनके साथ एंगेज करें। और मेरे लिए किसी भी तरीके का कुछ सवाल हो तो आप चैट बॉक्स के माध्यम से मुझ तक पहुंचा सकते हैं। क्या आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes, Kamna, we can see the screen. तो what, Simran, can you check if my screen, if the PPT is there on the screen? Yes, yes, Kamna, the PPT is there on the screen. We can see it. If you can add, like, go into presentation mode, that will be great. Otherwise, this is also fine. Yeah, I'm just trying and figuring out slide. मुझे थोड़ा तकनीक से थोड़ा सा परेशानी होती है, मैं थोड़ा स्ट्रगल करती हूँ, तो प्लीज थोड़ा सा मेरे साथ पेशेंस रखिएगा। इज दिस विजिबल? क्या मेरी सिमरन, एक बार आप चेक कर सकती हैं पीपीटी? Yes. Yes, yes, yes. बहुत अच्छे से visible है. ओके। तो मेरा पहला सवाल आप सभी से है, मैं चाहूंगी कि आप सभी इस सवाल के साथ एंगेज करें कि आप सभी क्या समझते हैं कि पढ़ना क्या होता है।
मैं चाहूंगी आप सभी में से कुछ लोग जो रिस्पॉन्स देना चाहें अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से, किसी भी तरीके का जो भी आपकी समझ है। कोई सही और गलत जवाब नहीं है इसका। तो मैं आप सभी को एनकरेज करूंगी, 1 मिनट लें और सोचें आप क्या समझते हैं कि हम पढ़ लाइक पढ़ना क्या होता है एग्जैक्टली। क्या है हमारी समझ, हम जब बोलते हैं कि मैं कुछ पढ़ रही हूँ या मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, तो हम क्या समझते हैं उससे। प्लीज चैट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए और मुझे बताइए आप सभी के कुछ लाइक क्या आता है आपके दिमाग में जब आप मैं आपसे पूछती हूँ कि पढ़ना क्या हो। पढ़ना एक तरीके का लर्निंग का प्रोसेस है जहाँ पे आप कुछ पढ़ के सीखते हो, और दूसरा उसी के थ्रू आप किसी दूसरे को भी सिखाते हो। लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, बिटवीन पीपल, ओके। और कोई? प्रिया ने हैंड रेज किया है, प्रिया आप बता सकते हैं। Yes, thank you, जस्ट अ Simran. सेकंड, जस्ट अ सेकंड, सिमरन, इज इट ओके इफ आई आस्क यू टू फैसिलिटेट दिस पार्ट? श्योर श्योर। या प्रिया, गो अहेड। Okay. तो आई थिंक मेरे लिए पढ़ना है कि जो हमें थोड़ा मजबूर करे क्रिटिकल थिंकिंग के लिए और खुद को सवाल करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, जिसे मैं रीडिंग कहूंगी या पढ़ना कहूंगी। हम्म, ठीक है। और पढ़ना मतलब नॉलेज बिल्डिंग, चीजों को समझना और याद करना। हम्म प्रिया तमन्ना। I will also read text from the reading is meaning making। अनुराधा ने कहा है कि मीनिंग समझ मेकिंग, बनाना, मतलब बनाना। ठीक है। Madhumata says that reading for is for me understanding written material, understand someone's point and what they are trying to say. For me, reading is also going into another world for some time for distraction slash enjoying। तो और मधुमिता के लिए पढ़ना लिखा हुआ समझ कर पढ़ने के जैसा है। और दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझना, लेखक का समझना, और वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। रीडिंग एक दूसरी दुनिया में भी जाने के लिए है कुछ समय के लिए उनके लिए। गौहर कह रहे हैं कि रीडिंग एक लर्निंग प्रोसेस है, इससे काफी कुछ सीखते हैं हम, और सोचने पे थोड़ा जोर दें और नई चीजें सीखें। ठीक है। तो मैं बोल सकती हूँ? हाँ, श्योर। हाँ, मेरे लिए पढ़ना ये है कि कई बार हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। अगर हम कुछ कहीं से पढ़ के कई बार हमें उन सवालों के जवाब मिल जाते हैं, कुछ रिलेट कर पाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, या कुछ ऐसा कि कुछ सवालों के जवाब होते हैं, मतलब सवाल होते हैं हमारे मन में, और पढ़ने से उसके उनके जवाब मिल जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी को। अमित, हाँ जी बोलिए। हाँ हेलो, मेरी आवाज़ आ रही? हाँ मैं बिल्कुल। हाँ। सकते। तो मेरे लिए भी पढ़ने का मतलब ये है कि हम कैसा महसूस भी करते हैं, कि या किसी भी तरीके से, या अच्छा लग रहा है, खुशी महसूस हो रही है, या एक तरीके का दुख भी है कि हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं या महसूस करते हैं उस अनुभव के आधार पे, तो वो भी एक तरीके का है कि हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, हम बहुत ही दुख भरा महसूस कर रहे हैं। तो मेरे लिए ये भी है। शुक्रिया थैंक अमित। यू। मैं बस दो रिस्पॉन्सेज और चैट से हाँ, पूछ देती हूँ। माला ने कहा कि इट्स लिविंग सेवरल लाइव्स, अपने घर पे बैठ करके कई जिंदगियों को जीना। और इसके बाद भास्कर ने कहा कि अ, व्यक्ति को समझना, समाज को समझना, एनवायरनमेंट को समझना, जो भी गैर वैज्ञानिक जो धारणाएं हैं उनको तोड़ना, और क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करना। और टीसीएलपी से कहा है कि रीडिंग इज समथिंग व्हेन वेयर वी आर लुकिंग our text, making some meaning from the text and interpreting the text and some making context from the text, कि किस तरीके से मायने बन रहे हैं, समझ बन रही है, संदर्भ बन रहा है टेक्स्ट से।
और इशाद ने कहा पढ़ना मतलब सही और गलत के बीच के फर्क को समझना और सही के साथ जाना। तो सभी साथियों का बहुत शुक्रिया कि आपने। बहुत बहुत शुक्रिया, सभी ने बहुत एंथुसियास्टिकली रिस्पॉन्ड किया है। मुझे खुशी है कि मतलब ये आप सभी के इतने अच्छे पर्सपेक्टिव्स हैं, इतने अच्छे व्यूज हैं कि हमने सेंटर किया है कि लाइक लर्निंग का प्रोसेस है पढ़ना, जो कि रीडर और एक मतलब लोगों के बीच में लर्निंग का प्रोसेस, क्रिटिकल थिंकिंग बिल्ड करने का और लोगों को समझने का, अपने खुद के सवाल को क्लेरिफाई करने का। बट एक चीज जो है जो बहुत सेंट्रल रही है, जो कि आई थिंक दो लोगों ने बात की है, एक तो आइडिया ऑफ टेक्स्ट लेके आए हैं आप लोग, और किसी ने अंडरस्टैंडिंग रिटन मटेरियल बोला था। तो मेरा आप सभी से अगला सवाल है कि क्या पढ़ना सिर्फ किताबों से जुड़ी हुई चीज है? हम टेक्स्ट से क्या समझते हैं? अगेन हम तीन रिस्पॉन्सेज लेंगे। प्रिया, अनम्यूट योरसेल्फ एंड देन। I'm thinking right now. हाँ श्योर, टेक अ मिनट। हम ये वही सेम सवाल कि क्या पढ़ना एक किताबों से जुड़ी हुई प्रक्रिया है, और अगर है तो टेक्स्ट क्या सिर्फ किताबें हैं? मैं ये सवाल मेरा आप सभी से है। मैं बस कम्युनिटी लाइफ टीसीएलपी का जवाब पढ़ देती हूँ कि कुछ भी जो रिटर्न फॉर्मेट में है वो। रिटन फॉर्मेट, मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि क्या रिटन फॉर्मेट ही पढ़ना है? इसीलिए मैंने टेक्स्ट का सवाल। और अनुराधा और मैं कुटुंब दोस्त कह रहे हैं कि सॉरी, कौन बोल रहे हैं, प्लीज बोले। मैं शेषराज मुझे लगता है कि पढ़ने से मतलब ये कि अ, हर वो चीज जिससे व्यक्ति या कोई भी इंसान सीखता हो, कुछ भी नई चीजें सीखता हो, फिर उसे पढ़ने के नजर से देखो। क्लोज, वेरी क्लोज। So I think same मतलब as हर sorry, जी शेखा जी बोलिए आप प्लीज। मतलब जो भी तरीके सीखने के हो सकते हैं अलग अलग। शायद बच्चा एक बचपन से बोलना सीखता है, अलग अलग तरीकों से चीजें समझना सीखता है। वो मेरे नजरिए से वो भी एक पढ़ने की ही प्रक्रिया में हो सकता है। तो शायद दूसरों से सीखता है, कुछ भी देख के सीखता है, सुन के सीखता है, समझ के सीखता है, तो वो भी एक पढ़ने की प्रक्रिया में आ सकता क्लोज, ठीक है। और कोई? मैं मधु का जवाब पढ़ देती हूँ। हाँ आई मधु। इंस्टिंक्टली थिंकिंग रीडिंग इज टू रिटन मटेरियल, कि एकदम से तो सुन के लगता है कि पढ़ना मतलब कि कुछ लिखा हुआ पढ़ना, लेकिन हम बहुत कुछ और भी पढ़ सकते हैं। वी कैन रीड मच मोर, पर्सन, एक्सप्रेशन, द वर्ल्ड, दुनिया को पढ़ सकते हैं, लोग को पढ़ सकते हैं, भाव को पढ़ सकते हैं। लेकिन जनरली समझना ब्रॉडर वर्ड लगता है, समझना मतलब एक व्यापक शब्द लगता है। थैंक्स मधु, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। थैंक यू मधु। एंड इनसे पहले, मधु से पहले भी जिन्होंने बहुत ही क्लैरिटी के साथ ऑब्जर्वेशन को भी पढ़ने से जोड़ा था, थैंक यू सो मच। मैं एक एक्टिविटी में आप सभी को थोड़ा सा इंडल्ज करना चाहूंगी। तो मेरा आप सभी से एक सवाल है कि आप एक ऐसे समय के बारे में सोचिए कि जब आप पहली बार किसी के घर गए थे, आपने सबसे पहले क्या नोटिस किया था? लाइक क्या किसी नए इंसान के घर आप जाते हो, किसी रिश्तेदारी में जाते हो आप, या किसी दोस्त के घर आप सबसे पहले जाते हो, तो आप क्या नोटिस करते When we go to someone's place, what do we notice first? हो? सपोज you're visiting your friend, I'll repeat it in English. Suppose you're visiting your friend or your teacher or like just anybody, so like what do you notice when you like go to somebody's house? Just one or two responses, like, or maybe उनके है। जी। ठीक है मैं ही बोलती
जब फ्रेंड्स या किसी के घर जाते हैं तो सबसे पहले उनके घर का डेकोरेशन क्या है या उनका बिहेवियर कैसा है, वो हमसे कैसे बात कर रहे हैं, वही नोटिस करती हूँ मैं। परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है। मैम, हाँ जी। हम ये नोटिस करते हैं कि जब हम किसी के यहाँ जाते हैं तो वो अ, हमारा कितना इंतजार कर रहा था, या फिर हमसे कितना मिलनसार है, या फिर हम हमें जब बुलाया या हम क्या जा रहे हैं तो वो हमें कितना अटेंशन देते हैं, तो इन चीजों को हम लोग नोटिस करते हैं। तो यानी कि आप जब किसी के घर में रह लाइक आप जब किसी के घर जाते हैं तो वहां पर रहने वाले लोग, उन सभी के बारे में आप धारणा एक बना सकते हैं बेस्ड ऑन उनका बिहेवियर क्या है, या घर का डेकोरेशन क्या है, घर के अंदर किताबें हैं, या घर के अंदर कुछ पेट एनिमल्स हैं। इस तरीके से हम एक धारणा बना लेते हैं। क्या हम ये मान सकते हैं? कोई है जो इससे डिसअग्री हाँ करता है या कुछ और ऐड करना चाहता है तो? जी, हाँ सही है। क्या हमें किसी ने ये चीज समझाया है कि वो धारणाएं कहाँ से आ रही हैं? क्या मतलब वो जो पेट एनिमल है वो आपको कुछ बोल रहा है, या फिर जो बरामदे में लगी घड़ी या किताबें आपसे बात कर रही हैं ये धारणा बनाने कामना, जब तक बाकी लोग सब इस सवाल पे सोचे, मैं क्या जो और चैट पे जवाब आए हैं उनको भी पढ़ में? दूं। हाँ श्योर, गो अहेड। तो कुटुंब की तरफ से इस सवाल का जवाब आया था कि व्यवहार, बिहेवियर। गौहर की तरफ से आया था कि जगह कैसी है, व्यवहार कैसा है। वानी की तरफ से कि जब दीवारें कैसी हैं। गौहर की तरफ से कि उन्होंने अपना घर कैसे किया है, डेकोरेशन क्या है। कुटुंब फाउंडेशन ने कहा। अनुराधा ने कहा कि विजुअल्स कैसे है, फोटोग्राफ्स किस तरीके की लगाई है। कुटुंब फाउंडेशन के वो चाहते भी थे कि हम आए कि नहीं, ये भी हम देखते हैं। तो बस। तो यहाँ पर दो तरीके के रिस्पॉन्सेज हैं। एक तो लोगों से सेंट्रिक है, जो लोग आपको ऑलरेडी अगर वो वेलकमिंग हैं तो वो तो बहुत ही एक्सप्लिसिटली आपको वेलकम कर रहे हैं, तो वो है। दूसरा सवाल है डेकोरेशन, फोटोग्राफ्स और किस तरीके की दीवारें हैं। तो दीवारें आपसे डायरेक्टली कुछ आके नहीं बोल रही, बट आप देख रहे हैं कि आपके मन में कुछ धारणाएं बन रही हैं, किसी तरीके का एक अजम्पशन बन रहा है, किसी तरीके के कुछ आइडियाज बन रहे हैं। क्या ये सही है? क्योंकि कमरे में रखी हुई कोई चीज आपको डायरेक्टली कुछ नहीं बोल रही है। जो लोग बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो हाँ, बिहेवियर डेफिनेटली एक चीज है जो आपको समझ में आएगी बहुत एक्सप्लिसिटली। मगर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जब आप कहीं लाइक किसी का घर सिर्फ नोटिस कर रहे हो, तो आप उस फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे कमरे में आते हैं, यहाँ पर आपको किताबें मिलेंगी बहुत सारी, और बहुत सारी, और कुछ फूल नजर आ जाएंगे, कुछ पेंटिंग्स नजर आ जाएंगी, तो शायद आप उससे जोड़कर मेरे बारे में कुछ समझ अपनी बना पाएंगे। इनमें से कोई भी चीज आपको डायरेक्टली कुछ नहीं बोल रही है, बट आपके खुद के कुछ कुछ आइडियाज हैं इन सब चीजों से जुड़े हुए, जो आपको मुझे समझने में मदद करेंगे। क्या ये सही है? सिमरन, इज देयर समथिंग ऑन द चैट बॉक्स? तो या पीपल हैव जनरली लाइक अग्रीड टू कि हाँ ओके। ये। तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि पढ़ने का मतलब किताब पढ़ना है, लेकिन हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते हैं। हम लोगों को पढ़ते हैं, हम जगहों को भी पढ़ते हैं, और हम परिस्थितियों को भी पढ़ते हैं, और अपने आसपास की दुनिया का अर्थ बनाते हैं। यानी हम लगातार अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसलिए पढ़ना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया को समझने का एक तरीका है। क्योंकि अगर आप टेक्स्ट की जब हम बात करें, जब हम इससे पहले पढ़ने के बारे में बात कर रहे थे कि रीडिंग रिटन टेक्स्ट की बात हो रही थी, मगर एक कमरे में रखी हुई एक पेंटिंग, मेरे कमरे में फॉर एग्जाम्पल बाबा साहब का बहुत बड़ा पोस्टर है, तो वो अपने आप में किताब नहीं है। वो सिर्फ एक पोस्टर है, मगर आप सभी की जो भी समझ हो बाबा साहब को लेकर, तो आप उसको लेकर आप कुछ एक धारणा मेरे बारे में बनाएंगे कि शायद कामना एंटी कास्ट है, या शायद कामना का कुछ लाइक अंबेडकर, like she finds him inspiring or something about my value system. You will make those assumptions, so which is why every object around you right now, अभी आप जहां पर भी हैं, जिस भी एरिया में हैं, जिस भी लाइब्रेरी में हैं, जिस भी
फिजिकल स्पेस में है, उस सब में कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपकी समझ को बढ़ा रहे हैं। तो मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि पढ़ना सिर्फ और सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं। सेकेंड एक्टिविटी, अब मैं आप सभी से चाहूंगी, आप सभी ने किसी न किसी सरकारी दफ्तर, किसी न किसी काम से आप सभी का जाना जरूर हुआ होगा। तो जरा सोचिए कि आप पहली बार किसी सरकारी दफ्तर में गए हैं, किसी से बात करने से पहले आप सब क्या नोटिस करते हैं? वहां का फर्नीचर, दीवारों पर लगे पोस्टर, फॉर एग्जाम्पल पुलिस स्टेशन हो गया या फिर पोस्ट ऑफिस हो गया, वहां पर ये सारी चीजें होती हैं। तो आप सभी की लाइक कुछ सूचना पट और किसी तरीके का कुछ और मैसेजिंग, सो आपको वहां पर किसी ने कुछ समझाया है कि एग्जैक्टली लाइक किस तरीके से आपको उस जगह की समझ बनानी है, या जस्ट बेस्ड ऑन लाइक वहां पर जो जो चीजें मौजूद हैं आपको कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं? हाँ प्रिया। तो यूजुअली मुझे गवर्नमेंट पर्सन थोड़े रूड लगते हैं जवाब देने के मामले में। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं नो या शायद आप स्टक हो गए हैं। तब तक मैं, जब तक प्रिया का इंटरनेट वापस आ रहा है तब तक मैं, शिवम कह रहे हैं कि हाँ हम स्पेस को नोटिस करते हैं। अनुराधा कह रही है कि हम पोजीशन, मतलब वो पोजीशन क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो अगेन ये भी सिमिलर सही एग्जाम्पल है जिससे पहले मैंने लिया था कि घर, आप किसी के घर जाते हो, किसी दोस्त के घर या किसी सरकारी दफ्तर, तो हम एक तरीके से क्या आपको लगता है कि सिर्फ पढ़ना, हम मतलब सिर्फ किताबों से अभी पढ़ सकते हैं, या फिर हम सेंसेस से भी पढ़ते हैं? कि जब हम किसी चीज को महसूस करते हैं, लाइक जिसमें हम अपनी कोई भी सेंस यूज कर सकते हैं, लाइक द सेंस ऑफ स्मेल, द सेंस ऑफ हियरिंग, द सेंस ऑफ टच एंड द सेंस ऑफ स्पीकिंग। सो मैं भाषा के बियॉन्ड आप सभी को ले जाना चाह रही हूँ कि क्योंकि आप सरकारी दफ्तर में जाते हैं, जैसे प्रिया ने बहुत सही एक एग्जांपल दिया कि मुझे बहुत रूड लगते हैं सरकारी ऑफिसर्स, तो प्रिया को कैसे पता चला कि वो लोग रूड हैं या बदतमीजी से बात कर रहे हैं या फिर थोड़े से अक्खड़ किस्म के हैं? वो प्रिया ने डायरेक्टली बात किया या फिर उनका बॉडी लैंग्वेज पढ़ा, किस तरीके से? तो जब आप बॉडी लैंग्वेज आंखों से पढ़ते हैं आप, क्योंकि वहां पर कुछ किसी तरीके से लिखना नहीं हो रहा है, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम किताबों के बियॉन्ड कॉन्स्टेंटली अपने आसपास दुनिया पढ़ते हैं, और वो हमें मदद करता है कि हम कैसे अपने आसपास की दुनिया नेविगेट करें। क्या सभी को ये पॉइंट क्लियर है? तो मैं एक बारी बस ये कंक्लूड करना चाहूंगी कि हम लोगों को पढ़ते हैं, हम जगहों को भी पढ़ते हैं और हम संस्थाओं को भी पढ़ते हैं, यानी हम लगातार अपने आसपास की दुनिया को समझने और उसका अर्थ बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब मेरा आप सभी से अगेन एक सवाल है कि आपको क्या लगता है कि ये अर्थ हम कैसे बनाते हैं? किसी व्यक्ति, जगह या परिस्थिति के बारे में जो समझ या राय हम बनाते हैं वो कहाँ से आती है? आप सभी एक एक थोड़ा समय लीजिए और इसके बारे में सोचिए। और अगर मैं एक बारी दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि आप सभी को क्या लगता है कि हम अर्थ कैसे बनाते हैं? किसी व्यक्ति, जगह या परिस्थिति के बारे में जो समझ या राय हम बनाते हैं वो कहाँ से आती है? हमारे पास्ट से, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से, सिमिलर एक्सपीरियंसेस से, assumptions से। एक्सपीरियंस क्या है? एक्सपीरियंस क्या अगर हम, सॉरी लाइक जस्ट एक लाइन में बोलना चाहूंगी।
एक्सपीरियंस क्या है, हम क्या समझते हैं एक्सपीरियंस से? क्या एक्सपीरियंस हम सिर्फ किताब पढ़कर, या क्योंकि किताब पढ़ने में एसेंशियली हमारा कॉग्निटिव और लाइक विजुअल सेंस यूज होता है, बट एक्सपीरियंस की जब हम बात करते हैं तो एक्सपीरियंस करने में हमारा इट्स अ बॉडीली एक्सपीरियंस, हमारे सारे सेंसेस इस्तेमाल होते हैं एक्सपीरियंस में। तो मैं उस डायरेक्शन में चाहूंगी कि आप सोचें। प्लीज कंटिन्यू, मैंने आपकी बात शायद काट दी थी, नहीं, और प्लीज। वही जो आपने कहा कि अगर पहले कुछ ऐसा हुआ है, सुना है, कोई क्राउडेड प्लेस में जाएंगे, एक फीलिंग आएगी, नेक्स्ट टाइम दूसरे क्राउडेड प्लेस में जाएंगे उसी के साथ एसोसिएट करेंगे। मतलब जैसे बिल्कुल। पास्ट एक्सपीरियंस के तक स्मेल हो या विजुअल हो या फिजिकल हो, जो पहले हुआ है नेक्स्ट टाइम भी जब हम किसी सिमिलर चीज को देखते हैं वो पास्ट एक्सपीरियंस से एसोसिएट करेंगे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एनीबडी एल्स? सौरभ एडेड दैट कि हम सोसाइटी से, लोगों की सोच से ये समझते, शायद कोई और भी कुछ। Yeah, I was sharing the same that it may be after hearing people's thoughts, people's experience, and yeah, I think that is something which plays a very important role as well. ठीक है, ओके ओके। तो एसेंशियली कुछ जवाब जो मुझे समझ में आए वो हैं कि हम अपने अनुभवों से सीखते हैं, या जो हम देखते या सुनते हैं अपने आसपास उससे, या अपने परिवार से, कई बार स्कूलों से, भाषा से, समाज या समुदाय से, मीडिया से, और किताबों। क्या मैंने कुछ मिस किया है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। यानी कि हमारी समझ जो है अपने आप नहीं बनती, हम जो देखते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, महसूस करते हैं, उसी के आधार पर दुनिया का अर्थ बनाते हैं। हमारी भाषा, हमारे अनुभव, हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारे आसपास की दुनिया, ये सब हमारी समझ को आकार देते हैं एक तरीके से। शायद इसी वजह से जब हम दुनिया को शायद इसी वजह से हम सभी, या यहाँ पर ऑलमोस्ट 70-80 लोग हैं मेरे हिसाब से, तो हम सभी उन अनुभवों और धारणाओं के को आई मीन हम सभी बहुत अलग अलग तरीके से दुनिया अपने आसपास की दुनिया पढ़ते हैं, क्योंकि हम सभी के एक्सपीरियंसेस, हम सभी की के स्कूल एक्सपीरियंसेस, हमारे अनुभव सब बहुत अलग अलग हैं। तो हम दुनिया के उन अनुभवों, धारणाओं और समझ के सहारे पढ़ते हैं जो हमें अपने साथ लेकर चलते हैं। तो अगर हम सब अपने साथ अलग अलग अनुभव और धारणाएं लेकर चलते हैं, तो क्या हम सभी एक ही चीज को एक ही तरीके से पढ़ेंगे? शायद नहीं, क्योंकि हम सभी की जिंदगी एक जैसी नहीं है। हम कहाँ से आते हैं, हमारे अनुभव क्या है, समाज में हमारी जगह क्या है, ये सब इसी बात को प्रभावित कर सकते हैं कि हम दुनिया को कैसे देखेंगे, किसी पाठ को कैसे पढ़ेंगे। और शायद इसी वजह से एक ही किताब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग इम्पोर्टेंस होल्ड कर सकती है। एक किताब जो लाइक एक इंसान या सिमरन को बहुत पसंद आ रही है एक किताब, हो सकता है मुझे वो किताब समझ में ही नहीं आए, मैं रिलेट ही ना कर पाऊं। फॉर एग्जाम्पल प्राइड एंड प्रेजुडिस, जब मैंने अपना अंडरग्रेड में पढ़ा, मुझे तो वो दुनिया ही नहीं समझ में आई थी, क्योंकि मैं रिलेट ही नहीं कर पाई थी। मेरे लिए बहुत मुश्किल था उस चीज को समझ पाना। भाषा एक अलग बैरियर उस तरीके से था, क्योंकि वो भाषा भी बहुत अनफेमिलियर थी, और जिस दुनिया के बारे में बात की जा रही है वो भी बहुत अनफेमिलियर था। तो लाइक, और वहीं कोई मेरे साथ फॉर एग्जाम्पल एक ब्रिटिश महिला वही सेम किताब पढ़ रही है, उनके लिए वो बहुत रिलेटेबल हो सकती है, उनको उन भाषा के माध्यम से या फिर उनके लिव्ड एक्सपीरियंस के माध्यम से। सो एसेंशियली एक ही किताब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बातें दिखा सकती है। और यही हमें अगले सवाल तक लेकर जाता है। जब हम किसी कहानी, उपन्यास या कविता को पढ़ते हैं, तो हम जाति को कहाँ खोजते हैं?
क्या हम उसे सिर्फ वहीं देखते हैं जहां उसका नाम लिया गया है, या उसे पढ़ने के और भी तरीके हो सकते हैं? आइए साथ में यही हम फिगर आउट करेंगे। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं सेकंड पार्ट में। अभी तक किसी के कोई सवाल हैं या कोई डाउट्स हैं तो हम 2 मिनट पॉज लेंगे। प्लीज अपने सवाल चैट बॉक्स में या फिर अपना हैंड रेज करके वो सवाल आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल नहीं? सिमरन, कैन यू चेक द चैट बॉक्स वंस? Simran's translating. I'll check the chat. कैन आई मूव ऑन? ओके। Yeah. तो अभी हमने बात की कि हम दुनिया को अपने अनुभव, धारणा और समझ के सहारे पढ़ते हैं, और शायद इसी वजह से दो लोग एक ही चीज को अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। अब मेरा अगला एक सवाल है कि जब आप किसी पाठ में जाति को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आप उसे कहाँ खोजते हैं? यहाँ मैं आप सभी से चाहूंगी, आप सभी ने जितनी भी रीडिंग अभी तक की है, जो भी किताबें आप पढ़ पाए हैं या पढ़ रहे हैं, तो आप कोई अपना एग्जाम्पल लेना चाहें एक लाइन में। हमारे पास क्योंकि समय की थोड़ी सी पाबंदी है तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा हम अपने आप को ब्रीफ रखें। बट मैं जानना चाहूंगी कि आप कौन सा लिटरेरी टेक्स्ट, कौन सी किताब में आपने जाति किस तरीके से पढ़ी थी। कोशिश कीजिएगा कि एक लाइन में आप वो बता पाएं, या आप मैसेज चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर अपना हैंड रेज कर सकते हैं। आपको कैसे पता चलता है कि यहाँ पर जाति के बारे में बात हो रही है? सिंपल सवाल। जो चीज किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को दूसरों से अलग करे, तो उसमें ये लगता है कि हाँ, कि वो हम जैसा नहीं है। कुतुब फाउंडेशन से आया है कि भेदभाव देखकर। एक सेकंड मंजीत जी से मैं थोड़ा सा एंगेज करना चाहूंगी। मंजीत जी, जो आप बोल रही हैं कि अदरनेस का जो एक एक्सपीरियंस है, कि मतलब आप थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके बता सकती हैं क्या? मतलब ये मुझे आपकी बात समझ में आ गई कि ये मेरे जैसा नहीं है, ये आपने टेक्स्ट में समझ, लाइक आप टेक्स्ट में पढ़ के आपने वो उस चीज को समझा, बट अदरनेस का जो एक्सपीरियंस है वो जाति के अलावा बहुत सारे और जगहों से भी आता है। तो क्या जरूरी है कि हम वहां पर जाति ही पढ़ रहे हैं? ये जो हमारा जो वर्ड है जाति, तो ये सबसे पहले हमारे माइंड में आता है, कि फिर उसके बाद देखा जाता है कि वो एक पर्टिकुलर, जैसे कोई हमारे नियर बाय एरिया में भी कुछ उस एरिया को नाम ही ऐसा दे दिया गया है कि कुछ जो यहाँ पर लोग रहते हैं वो इस जाति के हैं, उस एरिया को पर्टिकुलर नाम ही दे दिया गया वही। हेलो। ठीक है मंजीत जी, बिल्कुल बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने लिया है। कि मैं कोशिश वही कि ये किताब का एग्जाम्पल नहीं है, मगर वही के लोकेलिटीज को पढ़ने के लिए हाँ, किस तरीके से वो पूरा एक। किताब। हाँ, सॉरी कामना जी, मैं बताना चाहूंगी, किताब हमने लास्ट वीक हमने भीमायन जो हमने अपना लाइब्रेरी में रीड अलाउड भी किए हैं उसमें, तो उसमें भीमराव अंबेडकर जी का जो था चैप्टर पानी, तो उसमें भी एक तरह से कि जहाँ से सब पानी पी रहे हैं वहां से भीमराव अंबेडकर जी पानी नहीं पी रहे थे। तो कुछ ऐसा, मतलब जो चीजें है तो देखने में तो सब सेम है, बट उनको फील नहीं कराया जा रहा कि आप मतलब सेम हो, या आप भी इस वही वही जात पात वाली जो बात आ जाती है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मंजीत जी। मैं ये बिल्कुल धीमा है ना, और ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे भाषा कम्युनिटी लाइब्रेरी से एक हाथ ऊपर आ गए, और अमित जो सावित्रीबाई फुले लाइब्रेरी से भी है, उन दोनों को बात करना है। और एक कमेंट है चैट बॉक्स पे कि प्रिया ने बोला कि भेदभाव देखकर। ठीक है, हम सभी को मौका देंगे एंगेज करने का। तो पहले हम बांसा कम्युनिटी लाइब्रेरी से बात कर लेते हैं, फिर हम
दूसरी लाइब्रेरी पर आएंगे, फिर हम प्रिया के पास आएंगे, ठीक है? प्लीज अपना नाम एक बारी बता दीजिएगा सभा, लाइक माय नेम इज तुषार कुमार। क्या एक बारी दोबारा रिपीट कर सकते हैं? तुषार कुमार। तुषार, हाय तुषार। जाति सिर्फ मैम लोगों को मतलब जात के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, और जाति जैसे उनके हाव भाव से पता चल जाती है। आजकल मतलब हाव भाव के हिसाब से ही जाति का अंदाजा लगाना चाहिए। हाव भाव, ठीक है, मैंने एक कीवर्ड आपके उससे लिया है, हाव भाव, मैं ध्यान रखूंगी इसका। बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे नेक्स्ट कौन बताना चाहेंगे? उर्वशी। मैम हाय। हाय उर्वशी। मैम कास्ट तो उसके बिहेवियर से या पर्टिकुलर पर्सन, जैसे कि मैम ने बताया पर्सन से ही नहीं, पर्सन भी ले सकते, पर्सन तो होता ही होता है, और बिहेवियर ले सकते हैं, या जैसे कि किसी भी कास्ट को हम डिवाइड करना है, जैसे क्लास को भी अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो फर्स्ट कास्ट की, सेकंड कास्ट की, फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल है, तो उसको भी तो हम कास्ट ही बोलते हैं ना एक तरह से, या जाति सूचक की जाति को ही एक कहें हम केवल। जाति और कास्ट और क्लास में एक्चुअली ये इंटरकनेक्टेड हैं, बट फर्क है। तो मैं दोनों को कोलैप्स तो नहीं करूंगी। खैर, मैं दोबारा एक बार अपने सवाल को रिपीट करना चाहूंगी कि जब आप किसी भी पाठ में जाति को पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं ये अज्यूम कर रही हूँ आप सभी किताबों से जुड़े हुए हैं, अभी मैं किताबों के ऊपर आई हूँ, तो मैं समझना चाहूंगी कि आप जब जाति पढ़ना चाहते हैं तो आप जाति को कहाँ ढूंढते हैं एक लिटरेरी टेक्स्ट में? आपको मैं अगर कोई टेक्स्ट दूं बिना ये बताए कि उसके अंदर जाति है या नहीं है, या किस तरीके का क्या टेक्स्ट है, तो आप जाति को कहाँ पढ़ेंगे? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये किताब है। मैं एक मिनट, ये थोड़ा सा अपना सेटिंग चेंज करना पड़ेगा मुझे, जिससे कि मैम रिलीजन्स को भी ले सकते हैं, जाति में तो रिलीजन्स आ जाते हैं, मेनली अगर पर्टिकुलर देखा जाए तो रिलीजन्स आते हैं जाति का मतलब। हाँ, जाति और रिलीजन, अगेन मैं आपकी बात का वही रिस्पॉन्ड करूंगी कि जाति और रिलीजन फिर से अलग चीज है, कि मतलब इंटरकनेक्टेड है मगर अलग चीज है, कि जाति अपने आप में एक अलग सेपरेट स्ट्रक्चर है। तो ये किताब मैं अगर आप सभी के सामने रखूं, आप सभी को देखता, दिस इज टाइटल्ड 11 वेज टू लव, 11 ऐसे तरीके, 11 प्रेम के तरीके। तो क्या इस किताब को आप ये समझेंगे कि इसके अंदर जाति है? हम क्लियर पिक्चर नहीं दिख रही है इसकी। मैं आपको टाइटल बता रही हूँ कि पिक्चर इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, कि मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि अगर मैं आप सभी को एक किताब दूं तो किताब कुछ भी हो सकती है, उसमें जरूरी नहीं है कि वो जाति सेंट्रिक है या नहीं है। तो आप उसके अंदर कैसे ये फिगर आउट करेंगे कि क्या ये आप जाति कहाँ पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या ढूंढेंगे आप कि क्या ये किताब जाति के बारे में है या नहीं? नहीं, अगर ये तो मेरी मानूं तो मैं तो अपने रिलीजन्स को लेकर के चलती हूँ। एक जाति तो मेरी जैसे फीमेल भी हो सकती है, मैं अपनी कास्ट के उसमें दे मेरा बिहेवियर को लेकर के चलूंगी, या मैं अपने रिलीजन्स को लेकर के चलूँ। जाति तो मीन्स मेनली यही हुआ ना कि अगर पर्टिकुलर किसी को और डीपली जाए तब हम जाति के अंदर उसको देख सकते हैं ना। मैं एक बारी फिर से सवाल थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगी कि मैं लिटरेरी टेक्स्ट की बात कर रही हूँ, कि एक रिटन मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी देती हूँ, तो उस शॉर्ट स्टोरी के अंदर आप किस तरीके से जाति पढ़ेंगे? आपका अपना एक्सपीरियंस, मैं वही मतलब आपने ये बोला कि आप एक तरीके से अपने आप को महिला समझती हैं, आपका रिलीजियस आइडेंटिटी आता है। तो जब आप ठीक है, हम जाति साइड कर देते हैं थोड़ा साइड में, आपका अपना लिव्ड एक्सपीरियंस, आपको उसको आइडेंटिफाई करने के लिए किस तरीके से आप पढ़ेंगी, कि क्या टेक्स्ट में आप क्या ढूंढेंगी? मैं तो उसको रिलीजन्स के तौर पे ही ढूंढूंगी। मुझे तो अगर ज्यादा मेरे अंदर यही भाव, पहले अपने विचारों को देखूंगी कि मेरी रिलीजन्स क्या है, मैं जात फीमेल हूँ मेल हूँ, उसके अपने व्यवहार को ढूंढूंगी। मेरी थिंकिंग तो जहां तक है यही है। ठीक है, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। मैं इसका नोट रख लूंगी। आई विल कम बैक टू सॉरी। कामना, अमित काफी देर से वो उनका हाथ हाँ हाँ वो बोलना चाहते हैं, और हाँ। अमित और शेषराज और सबा, तो ये तीन लोग से हम सुन सकते हैं। हेलो।
हेलो। अमित, सावित्रीबाई फुले विलेज लाइब्रेरी से। हाय। तो जैसे आपने कहा कि जाति सिर्फ जब दिखाई देती है तो या उसका नाम लिया जाता है तो तभी हम पढ़ते हैं या देखते हैं ऐसा करके। तो मेरी जो हमारी लाइब्रेरी है वहाँ पे एक लाइब्रेरी लीडर है जिसका नाम आंचल है। और हम लोग एक छोटी शॉर्ट कहानी है मैं चली चिड़ियाघर करके, और चित्र वाली कहानी है। और जब हम उसको ज़्यादातर उस कहानी को पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादातर देखेंगे मैं चली चिड़ियाघर, टाइटल से ही देखेंगे उसमें आपको चिड़ियाघर के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। और क्योंकि मेरी लाइब्रेरी गांव में है तो आंचल एक लाइब्रेरी लीडर है और वो मुझसे सवाल करती हैं जब वो लाइब्रेरी मेंबर्स को कहानी सुना चुकी होती हैं, और फिर कहती हैं कि जब मैं कहानी पढ़ रही थी और जब मैं कहानी सुना भी रही थी तब जाके मुझे पता चला कि चिड़ियाघर में मगरमच्छ होता है। और इसके पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि चिड़ियाघर में मगरमच्छ होता है। और उनका ये सवाल था कि जब चिड़ियाघर नाम है तो इसमें ये सारे इतने अलग अलग जानवर क्यों हैं इस तरीके से। तो मेरे लिए काफ़ी सोचने वाला था कि मैं कैसे जवाब दूं। तो मैंने खुद लगभग एक दिन बाद मैंने बोला कि बिल्कुल तुम, मैंने मना नहीं कि, मैंने कहा बिल्कुल वाजिब सवाल है और ये ज़रूरी है कि चिड़ियाघर क्यों नाम पड़ा, और मगरमच्छ जो है चिड़ियाघर में भी होते हैं। तो फिर मैंने सोचा, और जो लाइब्रेरी के और भी मेंबर्स के रिस्पांस से कि शायद कोई भी मेंबर कहीं चिड़ियाघर देखा ही नहीं है, लाइक कि जाके फिजिकली देखा है। और ज़्यादा करके जो दलित बहुजन समुदाय के जो लाइब्रेरी मेंबर है ज़्यादातर वही थे। तो उनका यही था कि उसमें हम ये भी देख रहे हैं कि चिड़ियाघर कौन देख पा रहा है, और उसमें हम भाषा की भी बात कर रहे हैं कि किस तरीके से भाषा को भी कौन डिसाइड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम वो बातचीत में या अनुभव के आधार पे भी हम अनुभव कर सकते हैं कि कौन देख सकता है कौन नहीं देख सकता है, इस तरीके से। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सटीक बात आपने बोली है। और मैं माफी चाहूंगी, बाकी लोगों से अभी हम रिस्पॉन्स नहीं ले पाएंगे, थोड़ा सा समय का हमारे पास इशू है। तो मैं थोड़ा सा प्रोसीड करना चाहूंगी। तो कुछ आइडियाज मेरे सामने आए हैं। एक तो कि कुछ लोगों ने यही बात किया कि मतलब मंजीत जी ने बात किया कि कास्ट उसी समय मेंशन होती है कि जब हम भीम, लाइक लोकेलिटी का नाम भीमायना, अंबेडकर, बहुत क्लियर कास्ट मार्कर्स की बात हो रही है। और लोगों के हाव भाव देखकर, बिहेवियर ऑफ द पर्सन। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जब हम कास्ट ढूंढ रहे हैं एक लिटरेरी टेक्स्ट में, तो वो कास्ट ऑलरेडी एक दलित इंसान के ऊपर क्यों है? क्या एक इंसान जो लाइक कास्ट प्रिविलेज्ड है, क्या वो जब लिख रहा है अपनी कहानी, क्या उसके अंदर कास्ट का कोई रोल नहीं है? तो जो मुझे समझ में आ रहा है वो एक चिड़ियाघर का जो पूरा रेफरेंस है कि चिड़ियाघर में चिड़िया ही ढूंढ रहे हैं, मगरमच्छ भी तो है उधर। तो यहाँ पर जब हम जाति की बात करें तो सिर्फ हम लाइक दलित पर वो सेंटर करते हैं, क्योंकि हम सभी का बहुत ही कॉमन आइडिया है कि जब हम जाति हमको तब समझ में आती है जब हम या तो जाति का नाम लिया जाए, या उस कहानी में दलित पात्र हो, या जिसमें एक टेक्स्ट जिसके अंदर भेदभाव नजर आ रहा है, या फिर हमें किसी तरीके का जातिगत हिंसा दिख रही है, या सामाजिक असमानता दिख रही है। बट क्या एक लिटरेरी टेक्स्ट जिसके अंदर लाइक जाति इतना एक्सप्लिसिटली नहीं मेंशन्ड है, क्या वहां पर जाति नहीं है? ये तो जननी गाना होंगे। क्या क्या क्या? जननी और स्पेशल कैरेक्टर। हाँ, स्पेशल अलग से जो कैरेक्टर्स हैं, क्या बाकी जगहों पर जाति नहीं है? तो ये सवाल से मुझे डील करने के लिए मेरे दिमाग में मैंने कुछ सवाल रखे हैं जो कि मैं आप सभी से शेयर करना चाहूंगी। और मेरा बुक रिव्यू, सिमरन, कैन यू लाइक हैव द बुक रिव्यू, बिकॉज आई थिंक आई वुड वांट यू टू शेयर इट आफ्टर दिस, राइटिंग फ्रॉम द सॉलिटरी। आई जस्ट वांट, सो जैसे कि ये कुछ सवाल हैं। सॉरी, तो ये कुछ सवाल हैं जब मैं कोई भी किताब पढ़ती हूँ तो मेरे दिमाग में ये आते हैं। उस सवाल में में ये जरूरी नहीं है कि ये किताब अ, कौन लिख रहा है, कहाँ से आ रही है, वो सवाल जरूरी है। मगर
क्योंकि मैं जाति सिर्फ और सिर्फ दलित लिटरेचर, दलित साहित्य जो कि दलित लेखकों द्वारा लिखा गया, मैं सिर्फ वहां नहीं ढूंढ रही हूँ। मैं जो लेंस मैंने अपने लिए क्रिएट किया है, मैं हर तरीके के साहित्य में जाति ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरीके से कास्ट एज अ स्ट्रक्चर शेप्स दैट लिटरेचर। फॉर एग्जाम्पल कि कौन कहानी का सेंटर, कौन है, किसके ऊपर वो कहानी सेंट्रल, लाइक किस कैरेक्टर को कहानी एज अ प्रोटैगनिस्ट लेती है। क्या वो कैरेक्टर एक कास्ट प्रिविलेज्ड आदमी या महिला है, या उस पूरी कहानी में कौन कौन उपस्थित है, कौन साइड कैरेक्टर है। क्या उस कहानी के अंदर जो लाइक डोमेस्टिक वर्कर है उसके बारे में किस तरीके से बात की गई है, किस तरीके से उनका शरीर डिस्क्राइब किया गया है, किस तरीके से उनका काम डिस्क्राइब किया गया है। क्या चीज ये मानी जा रही है कि ये यूनिवर्सल या सभी का एक्सपीरियंस यही है, या क्या चीज जो है जो रह गई है कि ये हम नहीं बोल पाए हैं। और जाति हमें कब दिखाई दे रही है, किस तरीके से बहुत एक्सप्लिसिटली नजर आ रही है, और किस इंसान के माध्यम से नजर आ रही है। यानी कि उस प्रोटैगनिस्ट के माध्यम से नजर आ रही है जो कि एक कास्ट प्रिविलेज प्रोटैगनिस्ट है, या एक लाइक एक ऑफिस गोइंग ऑफिसर जो कि दलित समुदाय से आता है, वहां से आ रही है। तो इन सभी सवालों को मैं अगले सेक्शन में डेमोन्स्ट्रेट करना चाहूंगी। सिमरन, कैन यू शेयर द रिव्यू? तो जो आप अभी अगला देखने जा रहे हैं वो मेरी एक किताब का बुक रिव्यू है। उस किताब में 27 ऑथर्स हैं और सभी ने अपने अकेलेपन के बारे में बात किया है। कुछ इसमें कहानियां हैं, कुछ पोएट्री है, और कुछ इसमें शॉर्ट स्टोरीज हैं। तो जब मैं ये पढ़ रही थी मेरे दिमाग में यही सवाल थे कि मतलब मैं जब एक किताब पढ़ती हूँ मैं सिर्फ ये सवाल नहीं पूछती हूँ कि क्या ये किताब मुझे पसंद आई या नहीं आई। मेरे सवाल कुछ अलग होते हैं। मेरे सवाल कुछ ऐसे हैं जो ये मुझे समझने में मदद करते हैं कि कोई पाठ दुनिया को किस तरीके से देख रहा है। यानी कि जो सवाल हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर है कि किसकी कहानी केंद्र में है, कौन अनुपस्थित है, क्या सामान्य माना जा रहा है और क्या अनकहा रह जा रहा है, और जाति कहाँ नजर आ रही है, किसके माध्यम से नजर आ रही है। और मेरे लिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सवाल मुझे देखने में मदद करते हैं कि कोई पाठ किन अनुभवों को महत्व देता है और किन्हें नहीं। सिमरन, हैव यू शेयर्ड इट? आई कांट सी इट। हाँ हाँ, बाकी साथियों की स्क्रीन पर तो दिख रही है। अच्छा, ओके। तो जब आप ये बुक रिव्यू देखते हैं तो ये किताब का कवर देखते हैं, इसमें 27 ऑथर्स हैं और इसमें से एक भी राइटर दलित समुदाय से नहीं है। तो जब मैं इस किताब को रिव्यू कर रही थी तो इसमें मुझे बहुत अलग अलग लाइक नजरिए से जब मैं सोच रही थी कि कहानी के केंद्र में कौन है। इसमें से एक कहानी है द किंगडम, जो कि लाइक अनिल मेनन की लिखी हुई कहानी है, जिसके सेंटर में एक सवर्ण आदमी है जिनका एडमिशन नहीं हो पाया आईआईटी बॉम्बे में क्योंकि उनकी आंसर शीट्स खो गई थी, जिसकी वजह से उनकी अब शादी नहीं होगी। और बहुत सारे ऐसे सवाल मेरे सामने आए थे। ये एक कटाक्ष के रूप में आई है और ये एक लौती कहानी है इस पूरे कलेक्शन में जिसके अंदर जाति का कुछ मेंशन है, बाकी जगहों पर नहीं है। तो मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि जब हम कास्ट के बारे में बात करते हैं, एक किस इंसान का अकेलापन वैलिडेटेड है, किस इंसान का अकेलापन के बारे में लिखा जा रहा है और कौन लिख रहा है। ये कुछ सवाल मेरे दिमाग में आए थे और ये मैं आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। और मुझे ये भी दिलचस्प लगा कि पूरी किताब में जाति बहुत कम जगह है, सिर्फ एक जगह है जो कि मैंने आपको मेंशन किया। और मुझे ये सोचने का अवसर मिला इस किताब के माध्यम से कि शायद जाति सिर्फ वहां मौजूद नहीं होती जहां उसका नाम लिया जाता हो, वह वहां भी मौजूद हो सकती है जहां कुछ अनुभवों को सबकी कहानियां मान लिया जाता है, जहां अकेलेपन का, जब हम राइटिंग फ्रॉम द सॉलिटरी बात करते हैं, ये अकेलेपन को यूनिवर्सलाइज करता है। मगर किसके अकेलेपन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये सवाल मैंने उठाया कि क्या बैकग्राउंड है, क्या लाइक जेंडर, कास्ट और लाइक
सेक्सुअलिटी, किस तरीके के बैकग्राउंड के लोगों की बात हो रही है। ये सवाल मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली घूम रहा था जब मैं ये किताब पढ़ रही थी। तो जब भी आपको रेफरेंसेस मिलते हैं कि मतलब एक तरीके की अंग्रेजी का इस्तेमाल होना, एक तरीके की कल्चरल कैपिटल आपको नजर आना एक टेक्स्ट में, तो वो सब चीजें आपको नजर आने लग जाती हैं धीरे धीरे। तो जाति को पढ़ना, इस सभी से मैं आप सभी के साथ एक ये फाइंडिंग शेयर करना चाहूंगी कि जाति को पढ़ना सिर्फ ये देखना नहीं है कि पाठ में दलित पात्र है या नहीं है। जाति को पढ़ना ये भी है कि अगेन किसकी कहानी केंद्र में है। और कई बार जाति वहां भी मौजूद होती है जहां उसका नाम नहीं लिया जाता। तो अगर जाति अपने नाम से नहीं आती तो हमें उसे और किन तरीकों से पढ़ सकते हैं। आप सभी के कुछ लाइक रिस्पॉन्सेज हैं कि जहां पर जाति का नाम ना हो, जैसे मगरमच्छ और चिड़ियाघर की बात हो रही है कि मगरमच्छ तो है वहां पर मगर हम चिड़ियाघर को चिड़ियाघर बोलते हैं। तो जब जहां पर ये मेंशन ना हो कि जाति नहीं है, तो आप किस तरीके से जाति पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम सिर्फ एक रिस्पॉन्स लेंगे, नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू लाइक अ शॉर्ट स्टोरी का एक्सर्प्ट। प्रेमचंद की शॉर्ट स्टोरी है कफन, उसका एक छोटा सा पार्ट मैं शेयर करना चाहूंगी। और मैं चाहूंगी कि आप ये सवाल जो हैं, जो आपके पास स्क्रीन पर हैं, इनको ध्यान में रखें। इनमें से एक एक सवाल, मैं सारे सवाल आप मत रखिए, मैं चाहूंगी आप सभी एक एक सवाल चूज कर लें और अपने मन में वो सवाल रखें। मैं आप सभी को वो सिर्फ छोटा सा पार्ट पढ़ूंगी। आप सभी को मैं चाहूंगी कि आप एक एक सवाल अपनी पसंद का, जो आपको लगे कि आसान है आपके लिए उस चीज को याद रखना, तो आप उस सवाल को ध्यान रखेंगे। अगले पार्ट में हम ये चीज करने वाले हैं। तो I'll just share my screen once again. Stop share. आप सभी में से कुछ साथियों को प्रेमचंद की कफन के बारे में पता होगा, तो मैं बस छोटा सा पार्ट पढ़ना चाहूंगी और उम्मीद करूंगी कि आप सभी एक सवाल ध्यान में रख रहे हैं कि किसकी एक एक सवाल आप सभी ने कुछ रखा है अपने ध्यान में। प्रभाकर मार्गा, हम अभी सवालों पर आएंगे। एक बारी मैं बस ये पार्ट रीड कर लूं, उसके बाद हम इंटरैक्शन पर आएंगे, ठीक है। तो कफन एक शॉर्ट स्टोरी है माधव और घिसू की, जो कि लाइक बाप और बेटे हैं। तो और एक दलित समुदाय से आते हैं और दोनों गुजारा करते हैं गांव के छोटे मोटे काम करने का। और माधव की बीवी पेट से हैं और एक्सपेक्ट कर रही हैं एक बच्चा। मगर लाइक एक दिन रात को हमें ये एक सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पर माधव और घिसू घर के बाहर आग ताप रहे हैं, आलू सेक रहे हैं, और अंदर जो माधव की बीवी होती हैं वो किस तरीके से मर जाते, और माधव और घिसू घर के बाहर आग तापते हुए ही हमें दिखाया गया। तो ये एक सेक्शन मैं आप सभी से पढ़ना चाहूंगी। ये सेक्शन वो सेक्शन है कि जब माधव और घिसू लाइक अपनी पार्टनर या अपनी वाइफ की डेड बॉडी के लिए कफन ढूंढ रहे हो, कफन के लिए पैसे जोड़ रहे होते हैं। तो ये पार्ट उसके बाद का पार्ट, तो मैं ये आप सभी को पढ़ के सुनाना चाहूंगी। तो जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। घीसू जमींदार के नाम का ढिंडोरा भी पीटना खूब जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले गए। इधर लोगों में बांस काटने लगे। गांव की नरम दिल स्त्रियां आकर लाश को देखती थीं और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती। कैसा बुरा रिवाज है जिसे जीते जी तन ढकने को चीथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा है, यही 5 रुपए में मिलता है, कुछ तो दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। यहाँ पर दोनों यानी माधव और घीसू की बात हो रही है। बाजार में इधर उधर घूमते रहे। कभी इस बजाज की दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर।
तरह तरह के कपड़े रेशमी और सूती देखे मगर जचा नहीं। यहां तक शाम हो गई। तब दोनों ने न जाने किस दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित योजना के अंदर चले गए। वह जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर गीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी एक बोतल हमें भी दे देना। इसके बाद कुछ चिखौना आया, तली हुई मछलियां आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लग गए। कुछ कुंजियां ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों में सुरूर आ गया। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। तो आई स्टॉप माई रीडिंग हियर। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू स्टे विद इट फॉर अ मोमेंट एंड आप सभी के दिमाग मन में क्या थॉट्स आ रहे हैं, और मैं इस सवाल एक बारी फिर से स्क्रीन पर रख रही हूँ। एक शब्द जो आप सभी के को महसूस हो रहा है या आप सभी को क्या फील हो रहा है, चैट बॉक्स या फिर अपने हैंड्स रेज कर लीजिए। हम 5 रिस्पॉन्सेज लेंगे। सिमरन, chat box and interaction included 5 responses. क्या फील हुआ जब आपने ये शॉर्ट स्टोरी सुनी कि क्या हो रहा है वहां पर? क्या दुख महसूस हो रहा है, गुस्सा महसूस हो रहा है, असहजता एक तरीके से, या किस तरीके का क्या इमोशन फील हो रहा है? कोई सही और गलत जवाब नहीं है। मैं चाहूंगी आप बस ट्राई करें कि आपको क्या फील हुआ। हाय कामना, मैंने पहले भी ये कहानी पढ़ी है तो लाइक उसमें बहुत ऐसा फील होता है लाइक कि मतलब इतनी ज्यादा स्ट्रगल है उनके लाइफ में कि उसने मतलब मैंने पूरी कहानी पढ़ी और उसको बहुत सोचा है। तो मैं ये सोच रही थी कि इतना ज्यादा स्ट्रगल था इस कहानी में कि वो जो सेंसिटिविटी या फिर जो वो पेन में है और उसको एक लाइफ मतलब उसको कफन चाहिए लाइफ में, वो उसका इम्पोर्टेंस समझ ही नहीं पा रहे थे। और इसमें उनकी भी गलती नहीं है जो आई उनके वॉन्ट फादर इन लॉ है। सॉरी टू इंटरप्ट बट आई वॉन्ट यू टू स्टे विद इट, एग्जैक्टली दिस थॉट, ये थॉट पकड़ के रखना। सेकंड, प्रिया। आई वॉज अबाउट टू से द सेम जो अभी मौसम ने कवर किया। हाँ, मौसम, एक सेकेंड, मौसम इज हियर। ओके, सो अगेन हाय मौसम एंड हाय प्रिया। दोनों का एक यही रिस्पॉन्स कि हाँ, आप एम्पथाइज भी कर रहे हो बट आपको ये भी दिख रहा है कि ये तो बहुत इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। अब मैं आप सभी को एक पहले सवाल की तरफ ले जाना चाहूंगी कि किसकी कहानी केंद्र में है, कि इस कहानी को पढ़ते वक्त हमारा ध्यान किन बातों पर जाता है? गरीबी पर जाता है, भूख पर जाता है, शराब पर जाता है, गैर जिम्मेदारी पर जाता है। तो अब मैं एक अलग सवाल पूछना चाहूंगी, स्पेशली लाइक दोज हु हैव बीन एंगेजिंग विद दिस क्वेश्चन, कि आपको क्या लगता है कि प्रेमचंद हमें क्या दिखाना चाह रहे हैं? 2 सवाल, प्रेमचंद हमें क्या दिखाते हैं, प्रेमचंद हमें क्या नहीं दिखाते हैं? 2 सवाल। मतलब ऐसा लग रहा है कि प्रेमचंद जो दिखा रहे हैं वो वुमेन का मतलब कि कैसे औरतों के साथ अन्याय हो रहा है, शायद इस तरीके से वो दिखाना चाह रहे हैं। और लाइक कि शराब और गैर जिम्मेदारी की वो काम नहीं कर रहे, ऐसा दिखाना चाह रहे हैं शायद। ओके, ठीक है, 1 रिस्पॉन्स। सेकंड, क्या नहीं दिखाना चाह रहे हैं वो। हाँ, वो ये नहीं दिखा रहे, स्ट्रगल नहीं दिखा रहे वो कि वो उनका बैकग्राउंड
जो उनका लाइफ है वो कितना स्ट्रगल वाला था, कि उनके पास वो इलाज करने का पैसा नहीं था, काम नहीं था, और लाइक प्रॉपर्टी नहीं थी। अगर होती तो शायद वो इस तरीके से ना होते। लाइक उनका जो सोशियो बैकग्राउंड कल और जो लाइक कास्ट प्रिविलेज वाली चीज को भी दिखा रहे हैं कि कैसे मतलब हाँ, वो सारी चीजें वो नहीं दिखाना चाह रहे कि कैसा सिचुएशन है उनके फैमिली का शायद। ग्रेट। सो आई अंडरस्टूड टू थिंग्स। आप सभी जेंडर की वोकैबुलरी आपको थोड़ा बहुत समझ में आती है, बट यहाँ पर आई थिंक जेंडर और कास्ट दोनों बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपने बहुत इजीली नोटिस किया कि प्रेमचंद लाइक माधव और गीसू की जो वाइफ, माधव और गीसू की वाइफ नहीं है, माधव की वाइफ और गीसू की जो बहू हैं उनके ऊपर सेंटर हम ये दिखा रहे हैं। और ये भी आपने बहुत सटीक तरीके से पकड़ा कि वो जो सोशल कल्चरल बैकग्राउंड है। बट एक और चीज मैं चाहती हूँ जो आप शायद थोड़ा सा मिस हो गया। स्टार्टिंग में जो पूरा बात आया था कि ब्राह्मण बनिए, लाइक जो लोग थे कि वो जब दे आर काइंड तो वो दो आना उन्होंने उसको दिया, और वो खर्चा भी उठा लेंगे। तो एक तरीके से हमें ये भी नजर आ रहा है कि मतलब प्रेमचंद का जो गेज है एक तरीके से इज दैट गेज जो कि ब्राह्मण और बनिया उनको एक तरीके की लाइट में दिखा रहा है, और जो माधव और घीसू को एक अलग तरीके की लाइट में दिखा रहा है, और ऑब्वियसली माधव और घीसू की जो बहू है उनको एक अलग तरीके की लाइट में दिखा रहा है। अब मैं एक और सवाल आप सभी से पूछना चाहूंगी कि अगर यही कहानी किसी दलित दलित लेखक ने लिखी होती तो क्या इसमें कुछ अलग दिखाई दे सकता था? Maybe the money is comes together as a collective community. I mean, just thinking out loud. So thank you for that response. I would like to bring Ajay Nawaria's Hello Premchand here. Ajay Nawaria is a writer from the Dalit community and has written Hello Premchand. English translation है by Laura Bruick, and जिसको भी वो reading चाहिए हो तो I am happy to share it. So इसके अंदर जब हम बात करते हैं हेलो प्रेमचंद की तो हेलो प्रेमचंद में अजय नवारिया दो प्रेमचंद की शॉर्ट स्टोरीज साथ में लेके आते हैं, दूध का दाम और कफन, जिसके अंदर जो हम माधव और घीसू हमें कैरेक्टर दिखते हैं और हमें मंगल का एक कैरेक्टर नजर आता है। तो मंगल एक कैरेक्टर है जिसकी मदर जो होती है, जिसको माई का एक कैरेक्टर है, जो कि एक कास्ट प्रिविलेज बैकग्राउंड उन लोगों के लिए काम करती हैं। इतना के मतलब उनका अपना जो दूध होता है वो उस तरीके का भी, लाइक शी हैज हेल्प द हाउस रेज with her own blood essentially and she dies। तो उसके बाद अगर ये कहानी अजय नवारिया जी के हिसाब से अगर प्रेमचंद ने लिखी होती तो मंगल का जो कैरेक्टर है वो भी आई थिंक अपनी मरी हुई माई का कफन शायद जला देते या एक इररिस्पॉन्सिबल तरीके से दिखाया जाता। मगर अजय नवारिया की शॉर्ट स्टोरी में इंटरेस्टिंगली मंगल struggles, but Mangal comes like Mangal gets education। मंगल की लोगों ने थोड़ी लाइक उन्हीं के समुदाय ने कुछ थोड़ा बहुत पैसा जोड़कर कुछ मदद की और एक सलाह उनको दी थी कि आप अपनी जाति किसी को नहीं बताएंगे। एंड मंगल गोज ऑन टू बिकम अ सिविल सर्वेंट। सो आई वांट टू पुट टुगेदर कफन एंड अजय नवारिया's हेलो प्रेमचंद, जहां पर हमें मंगल और माधव और गीसू का कैरेक्टर नजर आते हैं। तो हेलो प्रेमचंद में माधव और घीसू और मंगल एक डायलॉग में भी हमें दिखाई देते हैं। तो मैं ये दो सिनेरियोज आपके सामने रखना चाहूंगी। अजय नवारिया जो कि एक राइटर हैं दलित समुदाय से, वो किस तरीके से एंटी कास्ट या अम्बेडकराइट अंडरस्टैंडिंग के साथ एक शॉर्ट स्टोरी लिख रहे हैं। वहीं जब हम प्रेमचंद की बात कर रहे हैं तो प्रेमचंद एक तरीके से अलग तरीके की कहानी को सेंटर में रख रहे हैं। तो यहीं पर मेरा सवाल पहले सवाल से टाई होता है कि किसकी कहानी से केंद्र में है। आप सभी में से किसी के कुछ थॉट्स हैं तो मैं चाहूंगी आप मुझसे शेयर करें।
Yeah, I don't think अभी there are any response. ठीक है, ओके। सो अभी मैं कुछ फाइंडिंग्स शेयर करना चाहूंगी, जो कि है कि जाति को पढ़ना केवल ये देखना नहीं है कि पाठ में दलित पात्र है या नहीं है। जाति को पढ़ना यह भी है कि किसकी कहानी केंद्र में है, किसका अनुभव सामान्य माना जा रहा है और किसे पूरी मानवीय जटिलता दी जा रही है। जब हम माधव और घीसू की बात कर रहे हैं, और जब हम मंगल की बात कर रहे हैं, अजय नवारिया के मंगल की, और प्रेमचंद के माधव और घीसू की, इन सब में हमें यह नजर आ रहा है कि माधव और घीसू को मानवीय जटिलता नहीं दी गई है, जबकि जो प्रेमचंद है, सॉरी अजय नवारिया के जो कैरेक्टर है, उसमें हमें कॉम्प्लेक्सिटी नजर आती है। तो ये एक सवाल हमें अपने पास रखना चाहिए, और अपने बारे में लाइक किसे सिर्फ मानव मान लिया जाता है और क्या कहा रह जाता है। कई बार जाति वहां भी मौजूद होती है जहां उसका नाम नहीं लिया जाता। और अब तक हमने ये देखा कि लेखक कुछ चुनाव करते हैं और पाठक भी कुछ चुनाव करते हैं। हमने ये भी देखा कि किसी पाठ को केवल उसकी कहानी के लिए नहीं पढ़ते हैं, बल्कि ये भी देख सकते हैं कि क्या दिखाता है, क्या छिपाता है, और किन अनुभवों को केंद्र में रखा जाता है। अब आखिर में मैं ये सोचना चाहूंगी कि लेखक, पाठक और पुस्तकालय, लाइक एज लाइब्रेरियंस, हम इस पूरी प्रक्रिया में क्या भूमिका निभाते हैं। तो आप सभी रीडर भी हैं, आप सभी लिखते भी हैं, और आप सभी लाइब्रेरियंस भी हैं। तो आज हमने ये देखा कि पढ़ना सिर्फ, पहली बात कि हम दुनिया को पढ़ते हैं, हम लोगों को पढ़ते हैं, और कहानियों को भी पढ़ते हैं, और अपने अनुभवों और धारणाओं के साथ पढ़ते हैं। और लेखक एज राइटर्स, लाइक अ राइटर मेक सम चॉइसेस कि हुज स्टोरी आर दे राइटिंग अबाउट, किसकी आवाज सुननी चाहिए, क्या दिखाना चाहिए और क्या नहीं दिखाना चाहिए। और एज रीडर्स हम ये इस चीज पे ध्यान देते हैं कि किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। आप सभी में से आई थिंक किसी ने भी पॉइंट आउट किया था कि माधव और घीसू की वाइफ, तो शायद जेंडर पे फोकस था। तो क्या एज अ रीडर हम उसमें कास्ट रीड कर सकते हैं, जहां पर कास्ट नेम्स आ रहे हैं, कि क्या माधव, घीसू और लाइक उनकी जो पत्नी है, उसको हम किस तरीके से देखते हैं, कौन से सवाल हमें पूछने चाहिए, क्या सामान्य मान लेना चाहिए और किसे चुनौती देनी चाहिए। इसलिए एक ही किताब को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। एज लाइब्रेरियंस, शायद इसी वजह से लाइब्रेरियंस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पुस्तकालय सिर्फ किताबों का संग्रह नहीं है, यहाँ लोगों के अनुभव और कहानियों के मिलने की जगह भी है। और हमें यह नहीं बताता है कि सही, और हमें यह नहीं बताना है कि सही और गलत जवाब क्या है, लेकिन वह कि हमें बेहतर सवाल पूछने का एक मौका मिलने की जगह है। और वो पूरा प्रोसेस जब हम कुछ पढ़, लाइक व्हेन वी आर रीडिंग, तो हाउ दैट इज ऑल्सो अ प्रोसेस टू फिगर आउट एंड टू एंगेज हु स्टोरीज आर वी रीडिंग अबाउट। और यह सोचना कि किन आवाजों तक हमारी पहुंच है और किन तक नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि हमारे समाज में अब सभी समुदायों को शिक्षा, पढ़ने और लिखने के समान अवसर नहीं मिले हैं, तो लोग उनके बारे में लिखते हैं। लोग अपनी कहानियां खुद नहीं लिख रहे हैं अभी तक, या जो लिख रहे हैं हम उनको सुन नहीं रहे हैं। तो कुछ समुदायों की कहानियां ज्यादा लिखी गई हैं, ज्यादा प्रकाशित हुई हैं और ज्यादा पढ़ी गई हैं। वहीं कई समुदाय को अपनी आवाजें लंबे समय तक हाशिए पर रही हैं। ऐसे में पुस्तकालय केवल किताबों को सहेजने का काम नहीं करते हैं, वह उन आवाजों तक पहुंचने का काम भी कर सकते हैं जो अक्सर मुख्य धारा की नजरों से छूट जाती हैं। और वी लिव इन अ ब्राह्मणिकल सेटअप दैट प्रिविलेजेस अ कास्ट प्रिविलेज like person or a writer a lot more than a writer from an oppressed caste। यानी कि एक लाइक ब्राह्मणवादी मानसिकता के चलते हम एक सवर्ण राइटर को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, रादर देन लाइक एक राइटर जो कि शायद दलित समुदाय से आते हैं। शायद यही वजह है, यह सोचना महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारी अलमारियों में कौन सी कहानियां मौजूद हैं और कौन सी नहीं। अगली बार जब आप किसी किताब को पढ़ेंगे तो आप उसके साथ कौन से सवाल लेकर जाना चाहेंगे, ये सवाल के साथ मैं आप सभी को छोड़ना चाहूंगी। और आज का उद्देश्य किसी भी एक सही तरीके से ये डिसर्न करना नहीं था कि ये तरीका सही तरीका है पढ़ने का, बल्कि ये समझना था कि हम पहले से दुनिया को ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, और शायद हम किताबों को भी थोड़ा और ध्यान से, थोड़ा और जिज्ञासा के साथ, थोड़ी और संवेदनशीलता
के साथ और थोड़ा सा और सवालों के साथ पढ़ सकते हैं। और वो सवाल क्या सवाल होंगे, वो सभी सवाल मैं आप सभी के साथ छोड़कर आज इस सत्र के में जा रही हूँ। थैंक यू। Thanks a lot, Kamna. That was really, really insightful. बहुत ही पिरोया हुआ सत्र था और बहुत कुछ था सुनने को, बातचीत करने को। आपने लगातार सब लाइब्रेरी से सुनते रहे और उन्हें इन्वॉल्व किया। पर अगर अभी अगर आप चाहे तो हम कुछ सवाल जो थोड़ा समय बचा है उसमें थोड़े सवाल ले सकते हैं लोगों से। जी जरूर। जो भी साथी जो बोलना चाह रहे थे डिस्कशन के दौरान पर नहीं पार्टिसिपेट कर पाए समय के कारण, वो अब अगर उनके कोई सवाल है, कुछ ख्याल भी हैं, तो वो यहाँ शेयर कर सकते हैं। those who were not able to discuss or talk during the session, if they have any thoughts or if they have any questions, can now use this space to ask them, to talk to Kamna. Kamna, if you want, you can also stop sharing the screen. But if you want, I want these questions yeah, to stay. sure, आप सभी में से जो ये सवाल अगली बार जब आप किसी भी किताब को पढ़ें, बस ये सवाल इनमें से कोई भी 2 सवाल आप ले जा सकते हैं। तो मैं बस ये चाह रही थी कि आई थिंक यहाँ पर अभी आप सभी में से बहुत सारे लोग जेंडर फिर भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं लिटरेचर में, बट कास्ट को लेकर हमारे पास उस तरीके का उतना वोकैबुलरी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और दलित लिटरेचर एज अ बॉडी ऑफ लिटरेचर ऑलरेडी बहुत ही मार्जिनल, लाइक ऑलरेडी मार्जिन्स पर है कि हम उसको उतना इम्पोर्टेंस अभी तक मेन स्ट्रीम उतना इम्पोर्टेंस उसको देता नहीं है, उतना क्रेडिट देता नहीं है कि हमारे मन में या हमारे दिमाग में उस तरीके की वोकैबुलरी डेवलप हो। तो एक सजेशन मेरा ये भी रहेगा कि आप जितना हो सके साहित्य जो कि ऑप्रेस्ड कम्युनिटी से आता है वो पढ़ें। आप जसिंता किरकेटा की पोएट्री पढ़ सकते हैं, आप अजय नवारिया की शॉर्ट स्टोरीज पढ़ सकते हैं, आप ऑटोबायोग्राफीज पढ़ सकते हैं। आपको नजर आएगा कि कैसे लिटरेचर में अपने आप ही बहुत फर्क है जब इंसान एक लिव्ड एक्सपीरियंस से जो लिख रहा है और जो एक थोड़ा सा डिस्टेंस से लिख रहा है, उसमें फर्क है। और वहीं आपको वो जाति और जेंडर इंटरसेक्शनैलिटी का मैं आइडिया यहाँ पर थोड़ा सा उसके बारे में बात करना चाहूंगी कि किसी भी फॉर्म ऑफ ऑपरेशन कोई आइसोलेशन में नहीं एग्जिस्ट करते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सेमाइनल पहला ऐसे है जिसके अंदर कास्ट इट्स जेनेसिस मैकेनिज्म्स इन इंडिया, जिसके अंदर हम कास्ट और जेंडर कैसे एक दूसरे को रिप्रोड्यूस करते हैं, ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की के बारे में बात किया गया है। तो कैसे हम जब पेट्रियार्की या माधव और घिसू की जो पत्नी है उनको देख रहे हैं, हम कैसे दोनों को साथ में समझ सकते हैं और कैसे कि उन सभी को कि हम लाइक माधव और घिसू की जो पत्नी है वो सिर्फ और सिर्फ उनका रोल सिर्फ इज दैट ऑफ अ डेड वाइफ इन इट। वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट हर। हमें नहीं मालूम कि वो उनका दिनचर्या उनकी किस तरीके की थी, किस तरीके के ख्याल उनके मन में थे, किस तरीके का जीवन वो जीना चाहती थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। किस तरीके की लाइक जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो किस तरीके के ख्याल आपके मन में आते हैं। और माधव घिसू को भी हमको ये नजर आता है कि वो कामचोर दिखाए गए हैं, कि वो कामचोर हैं, वो चोरी चकारी करते हैं इन कोट्स, और कैसे वो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये सब चीजें अपने ध्यान मैंने बहुत लाइक सोचा है इसके बारे में। और अजय नवारिया का जो हेलो प्रेमचंद शॉर्ट स्टोरी है, कैसे माधव और घिसू और मंगल तीनों के तीनों प्रेमचंद से बात कर रहे हैं कि हमारे ये भी जीवन के एस्पेक्ट्स थे जो आपने अपनी कहानी में नहीं दिखाए। तो ये कुछ चीजें मैं आप सभी को चाहूंगी कि आप सभी जितना हो सके साहित्य उस तरीके का पढ़ें, चिल्ड्रंस लिटरेचर पढ़ें। और फिर आप अपने आप ये सवाल जो मैं आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सवाल आपके दिमाग में आते रहेंगे और आप एंटी ऑप्रेसिव वोकैबुलरीज का एक सेंट्रल पार्ट है ये, कि ये सिर्फ जाति को सेंटर नहीं करता। जब आप किसी भी ऑप्रेसिव स्ट्रक्चर के बारे में सोचते हैं, ये सब सवाल आपके काम उसमें भी आएंगे। शुक्रिया कामना। हम बाकी अगर साथी जो भी कामना ने कहा उसके बारे में कुछ ख्याल आ रहे हैं, कुछ सवाल है, पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आप अगर अभी नहीं तो बाद में भी पूछ सकते हैं और हम इकट्ठा करके उन्हें कामना तक पहुंचा सकते हैं। डेफिनेटली मैं दोनों शॉर्ट स्टोरीज आपको भेज दूंगी, लाइक कफन और अजय नवारिया का हेलो प्रेमचंद। थैंक यू कामना।
कुछ साथी कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ बात करना चाह रहे हैं। जी जरूर। अ, प्रधान जी, आप, प्रेरणा, मुकुंद, अगर आपको जोड़ना चाह रहे हैं कोई भी साथी कुछ कहना चाह रहे हैं तो कह सकते हैं। बासा के साथ से जो साथी जुड़े हैं वो कुछ शेयर करना चाहे तो वो शेयर कर सकते हैं। आप अपने रीडिंग एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हैं। शांति, अगर आप भी कुछ जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं। आ, हाय कामना, मतलब जब भी आप शेयर कर रहे थे ना, सॉरी मेरा नेटवर्क ठीक नहीं है तो इसलिए मैं वीडियो बंद रखा है। तो मुझे एक कहानी याद आ गई, जो अ, क्या है उसका नाम, सॉरी, काली और धामिन साहब करके एक तुलिका की कहानी है, जो एक आदिवासी बच्चे के बारे में है। और सेम उसी तरह की एक और कहानी है, मेरा नाम गुलाब, जो एक मेरी दलित मैंने पढ़ी है लड़की मेरे की साथ। कहानी है। और दोनों थोड़ा उसी इसमें चलते हैं कि अगर है ना आप कुछ करो तो फिर दोस्ती बनेंगी, मतलब अपने आप को उस तरह से साबित करना। तो वो जो आपने बात की थी ना यहाँ पर प्रेमचंद और अजय नवारिया की, और आपने बोला भी था कि बहुत फर्क पड़ता है जब लिव्ड एक्सपीरियंस वाले लोग लिखते हैं और अंतर से देखने वाले लोग लिखते हैं उससे। तो वो चीज बहुत अच्छी तरह से मैं समझ पाई थी कि क्यों जब कोई है ना सिर्फ आपको देख रहा है तो वो किस तरह से देखकर सिर्फ लिख रहा है, और कब जो कोई जीता है तो किस तरीके से अपनी बात को रखता है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और जैसे आपने जसिंता का भी उदाहरण दिया, तो वो किस तरह से है ना कि उनसे जब कोई पूछता है तो आपकी कविता में जंगल है, पेड़ है, ज्यादा इंसानों की बात नहीं है, तो उन्होंने यह कहा कैसे कि किस तरह से पहाड़ और जंगल भी जीवन का ही हिस्सा है, तो वो किस तरह से फर्क पड़ता है। तो मुझे लगता है कि एक रीडर होने के नाते और लाइब्रेरियन होने के नाते आ, हर अलग तरह की किताबें पढ़ते रहना उस पर, और है ना शेयर भी करते रहना, बात भी करते रहना कि आप क्या सोच रहे हो इसको पढ़कर, अब मैंने क्या सोचा, मैं मेरे अनुभव के आधार पे मैं कैसे देख रही थी, तो इससे काफी मतलब मदद मिलती है। और मैं अब जब शेयर कर रही थी कफन और अजय नवारिया की कहानी के बारे में, तो मैं वो चीज सोच रही थी और वो सब चल रहा था। तो मुझे जिस तरह से आपने शुरू किया और किस तरह से आपने जो है ना पॉइंट्स बनाए कि किस तरह से जो कहानी लिख रहा है वो किस तरह से कहानी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें किसका रिप्रेजेंटेशन कितना है, तो वो देख पाना, और वो एक दिन में भी नहीं होता है, उसके लिए लगातार पढ़ते रहना, बात करते रहना, है ना, सुनते रहना भी बहुत जरूरी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपका सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच अ डिटेल्ड फीडबैक। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी कि हम सभी, एटलीस्ट मैं अपनी लाइक जाति डिस्क्लोज कर सकती हूँ, मैं खुद एक ऑप्रेस कास्ट से आती हूँ। तो रात लाइक पढ़ने के साथ, पढ़ना बहुत जरूरी है कि आप अलग अलग तरीके की कहानियां पढ़ें, और स्पेशली लाइक जो समुदाय से आती हैं वो कहानियां पढ़ें। मगर एक और चीज है जो आप सबके पास ऑलरेडी स्ट्रेंथ है, हम सभी अलग अलग आइडेंटिटीज, अलग अलग लिव्ड एक्सपीरियंसेस के इंटरसेक्शन पर हैं। तो हम सब एक तरीके से जीवन जीते हैं, हमारे अपने एक्सपीरियंसेस किस तरीके से लिटरेचर में नजर आते हैं। अब दलित लिटरेचर के साथ स्पेसिफिकली जो मसला है वो ये है कि वो मेन स्ट्रीम में इतना एक्सेप्टेंस अभी तक, इट्स स्टिल स्ट्रगलिंग विद इट लेजिटिमेसी, द कंसर्न्स ऑफ लेजिटिमेसी। और मेरा नाम गुलाब है कि आई थिंक मेंशन हुआ है यहाँ पर। मैंने इस किताब के बहुत सारे रीड अलाउड्स किए हैं, और कुछ इसमें आई थिंक मैं और मेरे साथ उस समय मेरे इंटर्न अमान हुआ करते थे। तो हम कैसे इसके बारे में बात करते थे कि जब गुलाब, किस तरीके से गुलाब का रिलेशनशिप उनके पिता के साथ है, और कैसे लास्ट में वो एक रोबोट बनाती हैं। बट क्या रोबोट बनाना लाइक एक तरीके से उसका सोल्यूशन है क्या? लाइक क्या जाति एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम है? क्या एक इंसान जिसको सीवर में उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है वो एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम है कि आप रोबोट बनाकर उसको सॉल्व कर देंगे? कि क्यों एक ही समुदाय के लोग सीवर में उतर रहे हैं? बहुत सारे सवाल ऐसे हमारे दिमाग में उठते थे। मगर बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये फीडबैक शेयर करने के लिए, लाइक। और
किसी को और कुछ शेयर करना है तो प्लीज, और लाइक इफ यू नीड एनी रेफरेंसेस, एनी बुक्स और एनीथिंग जो भी आपको मुझसे चाहिए, तो आप प्लीज फील फ्री टू सेंड मी लाइक emails or reach out to me whenever you want. शुक्रिया शांति। मुझे लगता है कि हमारा सत्र का जो समय सीमा है वो भी काफी आगे बढ़ चुकी है, मतलब काफी तो नहीं बटा, थोड़ी आगे बढ़ चुकी है। तो अगर कोई एक व्यक्ति और अगर अभी कुछ जोड़ना चाहता है तो वो जोड़ सकते हैं, नहीं तो हम सत्र के कंक्लूजन की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं, सत्र समापन की तरफ भी बढ़ सकते हैं। मैं 3 से 4 सेकंड तक का इंतजार करूंगी अगर कोई कुछ कहना चाह रहा है तो। एफएलएन की टीम, इंटरनल टीम से अगर कोई कुछ कहना चाह रहा है तो। प्रियंका हैंड रेज है। ओके, हाँ। Okay, so first of all, thank you so much सबको इस वंडरफुल सेशन के लिए। मुझे बहुत कुछ एक नए लेंस से देखने का मौका मिल रहा है, कि जो मेरा एक लेंस है चीज़ों को देखने का और परखने का, उसके अलावा एक और लेंस मिला हम सबकी इस कन्वर्सेशन के दौरान, जो मेरी समझ बनी। और यस कामना, मैं आपसे चाहूंगी थोड़ा सा कि अगर जो भी लिटरेचर या आप कुछ कुछ चीज़ें जो आप पढ़ रहे हैं, अगर आप हमारे साथ शेयर कर सके, सो दैट हम भी एक मतलब अभी जो मैंने समझ बनाई वो मुझे काफी क्लियर चीजें दिखा दिखा पा रहा था। अब ये जो सवाल हैं, ये ही बहुत ज्यादा आपको झंझोड़ते हैं सोचने के लिए। अगर आप उस तरीके से नहीं भी सोच पा रहे हैं, तो जैसे मेरे माइंड में एक बुक आई, क्यों क्यों लड़की, कि वो तो वैसे वैसे मेजरली वो स्टोरी है एक लड़की के बारे में जो बहुत सवाल करती है, पर मैंने फिर उस किताब को अभी सोचते सोचते थोड़ा सा उसको देखा कि वो कैसे जाति की तरफ भी जा रहा है, उसमें जो कन्वर्सेशन है वो उस तरफ की बात भी हो रही है। तो मैंने वो भी एनालाइज करने की कोशिश करी। तो आई थिंक ये सारी चीजें मैं और भी चीजें अगर आप हमसे शेयर कर पाए, जो हम पढ़ के अपनी एक और समझ बना पाए इन चीजों के ऊपर। ओवरऑल मुझे तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगा आज का सेशन। मुझे बहुत कुछ जानने सीखने समझने को मिलने वाला था। जैसे मैं एक्सपेक्ट करके ही आई थी, मुझे पता था कैसे ही कुछ अमेजिंग हम करने वाले हैं। सो थैंक यू। और बस यही था एक्चुअली, मैं और भी कुछ बोलने वाली थी जो मैं वेट करते वक्त भूल गई हूँ, बट अभी के लिए इतना। थैंक यू। Thank you so much, Priya. ठीक है, थैंक यू प्रिया। थैंक यू शांति, आपने भी बहुत इन डेप्थ फीडबैक शेयर किया। तो सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया इस सत्र में जुड़ने के लिए, और सबसे ज्यादा शुक्रिया कामना का कि उन्होंने इस सत्र को डिजाइन करने में, इसके उदाहरण चुनने में इतनी मेहनत की है कि लाइब्रेरीज ऐसे उदाहरणों का इस्तेमाल किया जाए जो लाइब्रेरीज से जुड़ाव महसूस कर सके, ऐसी कहानियों का इस्तेमाल किया जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया कामना कि आप हमारा जो जाति विरोधी सत्र का जो सीरीज ये चल रही है उसके दूसरे सत्र में आप जुड़ी, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे डिस्कशंस के स्पेस हम आपके साथ मिलकर के आगे और बना सकेंगे। तो पूरी एफएलएन टीम की तरफ से और नेटवर्क की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और थैंक यू। और आपके काम को आपको बहुत ताकत, और यहाँ पर जो भी लाइब्रेरीज जुड़ी हैं उन सभी के काम को ताकत। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस तरीके की कॉन्वर्सेशंस, इस तरीके की बातचीत के मौके जो है वो हम लोग एक दूसरे के लिए बनाते रहेंगे, सवाल उठाते रहेंगे, नई 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 कहानियों के साथ जुड़ते रहेंगे। और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं दोबारा से एफएलएन टीम की तरफ से कामना आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि आपने ये सत्र लिया, इसको फैसिलिटेट किया और इसे इतना इंटरैक्टिव बनाया, ये बातचीत के इतने मौके क्रिएट किए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you so much, Simran, for your detailed feedback. I think that gave me a lot to think about. And मैं कोशिश कर रही थी कि लेक्चर जैसा ना बने, तो क्योंकि वर्चुअली बहुत मुश्किल हो जाता है, और स्पेशली जब बहुत सारे लोग होते हैं तो काफी मुश्किल हो जाता है। इन पर्सन आई थिंक आप लोगों से इंटरैक्ट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो बहुत आसानी से। स्क्रीन्स पर आई स्टिल स्ट्रगल अ लिटिल विथ, but thank you so much for your support, for your technical support, for your moral support, and for your detailed feedback. I hope we are able to do something like this in the future. Again, I would love to be a part of, like, this again. And last year, I think I also facilitated something for TCLP, but that was in person.
it was Ambedkarite reading circle ka in person tha. I think it was for that, and I had a great time. So it's always a great time to like be in libraries. Thank you so much, and more power to all of you, everyone here. I mean, I'm really glad that I had the privilege to be with in the same room as all of you, doing great work. Thank you. Thanks a lot. Thank you. And मैं सब sorry Kamna, I missed what you were saying. thank you, and Jai Bhim to all of you. Jai Bhim to us and you. Thank you. Okay. मैं सभी के लिए मीटिंग खत्म कर देती हूँ ताकि हम सब, शुक्रिया सभी साथियों का जुड़ने के लिए। आप चाहे तो डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ ही देर में मैं मीटिंग खत्म भी कर दूंगी।